कोई भी इनोवेशन करना हो या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो उसके लिए चाहिए होता है आइडिया। तो आइडिया जनरेशन कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइडिया जनरेशन यानी कि आइडिएशन यानी कि एक्ट ऑफ फॉर्मिंग आइडिया यानी कि आइडिया बनाना, आइडिया क्रिएट करना। आइडिया अपने आप आ नहीं जाता है, आइडिया कहीं ना कहीं किसी न किसी सोच से आता है। यानी कि आप कुछ ऑब्जर्व करते हो, आप कहीं से कुछ एक्सपीरियंस किए थे या फिर आप उसके लिए जो है स्ट्रेटजी अपना के टेक्निक मेथड का यूज़ करके जो है आइडिया जनरेट करते हैं। तो आइडिया क्या है? क्रिएटिव प्रोसेस है। ये क्रिएटिव प्रोसेस है या प्रोसीजर है दैट अ कंपनी यूजेज इन ऑर्डर टू फिगर आउट सॉल्यूशंस टू एनी नंबर ऑफ डिफिकल्ट चैलेंजेस। तो कंपनी चाहे वो बिजनेस स्टार्ट करनी हो या फिर बिजनेस स्टार्ट हो गई है तो उस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डील करने के लिए जो इस क्रिएटिव प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, आइडिया का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जो बेसिक तरीका ये होता है कि ग्रुप डिस्कशन होता नहीं कि जब घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी लोग बैठ के, पापा से आप पूछते हो, मम्मी से पूछते हो, तो फिर सभी लोग बैठ के डिस्कस करते हो, फिर उसके पास एक सोल्यूशन उसका निकाला जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। इट इन्वॉल्व्स कमिंग अप विथ मेनी आइडियाज इन अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में हमने बैठ के डिस्कस किया और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे आइडिया आते हैं, कोई कुछ पर सजेशन देगा, कोई दूसरा दूसरा सजेशन देगा, तीसरा तीसरा सजेशन देगा। तो उसमें से जो है आपको बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट करना होता है, उसके ऊपर जो है आपको प्लान क्रिएट करके इम्प्लीमेंट करना होता है आइडिया को, और फिर एक्चुअली जो है आइडिया को प्रैक्टिस में लेके आना होता है। तो ये क्या है? ये इसको हम मान सकते हैं इनोवेशन का बेसिस। यानी कि कोई भी इनोवेशन करना है तो उसके लिए आपको पहले आइडिया चाहिए होता है। तो आइडिया कैसे आएगा? डिफरेंट मेथड है, तो डिफरेंट सोर्सेज है। कुछ सोर्सेज जो है वो एक्सटर्नल होते हैं, कुछ सोर्सेज इंटरनल होते हैं। तो एक्सटर्नल में जो कि कंपनी के बाहर हैं, जैसे कस्टमर्स, कंपटीटर, सप्लायर, ट्रेड अफेयर एंड कन्वेंशंस, पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, ट्रेड मैगजीन्स होती हैं, मैगजीन पब्लिश होती हैं, आउटसाइड कंसल्टेंट्स होते हैं, चैनल मेंबर जो होलसेल रिटेलर हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च आए दिन यूनिवर्सिटीज़ में होती रहती है डिफरेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट हो गया, लॉ रेगुलेशंस जो हैं। तो इन सब चीज़ों से आपके पास आइडिया आ सकता है। आप जब इन पे डील करेंगे, कस्टमर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कंपटीटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सप्लायर से बातचीत कर रहे हैं, ट्रेड फेयर्स में जा रहे हैं, कन्वेंशंस में जा रहे हैं, जो पब्लिश इंफॉर्मेशन होती है, बुक्स होती है, मैगजीन्स होती है, उनको आप स्टडी कर रहे होते हैं, यहाँ सबसे आपके पास आइडिया आ सकता है और आप जो है उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं पे इंटरनल सोर्सेज की बात करें जो कंपनी के अंदर होती है, जैसे कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि खुद का जो कंपनी जो है, कंपनी के अंदर भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ से भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आइडियाज़ जनरेशन के लिए। एम्प्लॉयज़ जो है आपके, वो जो है आपके काम आ सकते हैं आइडिया जनरेट के लिए, आइडिएशन के लिए। कंप्लेंट सिस्टम, यानी कि आपके पास कंप्लेंट भी आती होगी, कोई कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, कभी रिटेलर कंप्लेंट कर रहा है, कभी सप्लायर कंप्लेंट कर रहा है, तो आपको उस कंप्लेंट जो आती है उनसे भी आइडिया आ सकता है कि हाँ इस कंप्लेंट को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या फिर वहाँ से कोई आइडिया मिल सकता है जिससे आपको कुछ नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस या सेल्स फोर्स, इन सब से भी आपके पास डेटा आ सकता है जहां से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी बिजनेस, नॉर्मली जैसे कि ओला उबर हो गया, तो ओला, अभी ओला पे क्या होता है कि आप जो है कार बुक करते हैं, कार बुक करके आप जो है एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। आपके पास कार ना हो लेकिन फिर भी आप कार की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। और मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे तो आपको हर सेकंड, मतलब कि आपको हर मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो ये आइडिया क्या है? जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या है? आइडिया बेसिस पे चल रहे हैं। जोमेटो क्या है? रेस्टोरेंट से खाना उठवाते हैं और आपके घर तक लाके पहुंचा देते हैं। पहले रेस्टोरेंट भी था, पहले आप भी थे, आप पहले रेस्टोरेंट का जो है जाते थे खाने के लिए, लेकिन अब क्या है, आज जोमेटो और स्विगी में ये आइडिया चीज़ आई कि हाँ क्यों ना हम जो है घर पहुंचा दें उनके, और वहाँ पर वही चीज़ कर रही है। जोमेटो खुद नहीं खाना बनाती है, वो रेस्टोरेंट जो खाना बना रहे हैं उन्हीं को उठा के पहुंचा देती है आपके घर। तो ये आइडिया है, आइडिया से जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिए। तो मेथड ऑफ आइडिया, यानी कि ये सोर्सेज तो है, इसके बाद भी कुछ मेथड्स भी होते हैं जिसका यूज़ करके आप जो आइडिया जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में कुछ नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, यानी कि वहाँ पे उनको सारी चीज़ें पता होती है कि क्यों बातचीत कर रहे हैं, और जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, उसमें जो है अपने अपने इंडिविजुअल जो है अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे एक मॉडरेटर भी होता है जो लीड करता है उस ग्रुप को। ए मॉडरेटर लीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू एन ओपन इन डेप्थ डिस्कशन। तो मॉडरेटर होगा, यानी कि एक लीडर होगा उस ग्रुप में, वो लीड कर रहा होगा ग्रुप को, और वहाँ पे ओपन डिस्कशन होता है लेकिन एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। इन एडिशन टू जनरेटिंग न्यू आइडियाज, द फोकस ग्रुप इज एन एक्सीलेंट सोर्स फॉर इनियसली इंक्रीजिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। यानी कि फोकस ग्रुप में जो है कोई भी अगर आइडिया है पहले से डेवलप है तो उसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है फोकस ग्रुप में। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है यहाँ पे जो है एक प्लान वाइज, स्टेप वाइज स्टेप जो है चलते हैं, एक तरीके का फॉर्मल ग्रुप होता है। ठीक है, वहीं पे दूसरा टेक्निक है दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए स्टॉर्मिंग मीन्स तूफान, और ब्रेन यानी कि
दिमागों का तूफान। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है कम से कम 6 से 10 लोगों का ग्रुप होता है, वो एक साथ बैठ कर जो है फ्रीली डिस्कस करते हैं। वहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होता, कोई भी क्रिटिसिज्म का डर नहीं होता कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये क्या बोलते कुछ भी बोल दे रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं होता इसमें। पीपल कैन स्पीक आउट देयर आइडियाज फ्रीली विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि आप कुछ भी बोलिए बिना किसी रोक टोक के। यहाँ पे कोई भी आपको रोक टोक नहीं। फोकस ग्रुप में क्या होता है कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, तो आपको उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे आप फ्रीली बोलिए, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे बेटर जो क्रिएटिव आइडियाज होगा या वर्स्ट आइडिया भी जो होता है, वर्स्ट बात भी होती है, उससे भी आइडिया निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता है। इवन स्ट्रेंज आइडिया आर एक्सेप्टेड विथ ओपन हैंड, यानी कि आप कुछ भी बोल दे रहे हो उसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग तूफान है, बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, बहुत सारी बातें लोग बोल रहे हैं, उसमें से कुछ भी आपका रिलेवेंट निकल सकता है। तो फ्रिक्वेंटली आइडियाज आर ब्लेंडेड टू क्रिएट वन गुड आइडिया एज इंडिकेटेड बाय द स्लोगन 1+1 = 3, यानी 1+1 3, यानी कि आइडिया प्लस डिफरेंट आइडियाज जब मिलते हैं, जब उसको आप कंबाइन करोगे तो एक बहुत अच्छा आइडिया निकल सकता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कैन बी डन बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। यहाँ पे आप अकेले बैठ के खुद भी जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो या फिर ग्रुप्स में ही करते हो, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग नॉर्मली प्रेफर किस पे किया जाता है, ग्रुप से किया जाता है। टिपिकल ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप कंप्राइजेस 6 to 10 पीपल। तो 6 से 10 लोग के एक नॉर्मली एक ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप में होते हैं, जहाँ पे लोग बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं। वहीं पे इसी का एक शॉर्ट फॉर्म है ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने डिस्कस नहीं करते, यानी मैं आपको खड़ा होकर बोल दूंगा नहीं, यहाँ पे वो अपने आइडियाज जो भी उनके दिमाग में आ रहा है उसको राइट डाउन करते हैं, पेन डाउन देयर आइडियाज। वो लिखते हैं, लिख के एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, फिर जो है वो आपस में उसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे या फिर माइनस करेंगे, उसके बाद फिर से शेयर करेंगे। तो 15-20 मिनट तक ऐसे होता रहता है, उसके बाद जो है फिर सभी के आइडियाज को कंबाइन करके डिस्कस किया जाता है। तो ब्रेन राइटिंग में ये चीज़ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग। इसी तरीके से एक मेथड है स्कैम्पर, SCAMPER, इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या है, एक्रोनिम है। तो स्कैम्पर इज एन आइडिया जनरेशन टेक्निक है दैट यूटिलाइज एक्शन वर्ब एज स्टिमुलाई। यहाँ पे क्या होता है कि आपको उल्टा करने के लिए कहा जाता है, यहाँ पे कुछ करने के लिए कहा जाता है। इट इज वेल नॉन काइंड ऑफ चेकलिस्ट डेवलप बाय बॉब एवेरेट। ये क्या है, एक तरीके का चेकलिस्ट है जो कि बॉब एवेरेट ने इसको डेवलप किया। दैट असिस्ट द पर्सन इन कमिंग अप विद आइडियाज आइदर फॉर मॉडिफिकेशन दैट कैन बी मेड ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और फॉर मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट। यानी कि इसमें जो है ये पर्सन को हेल्प करता है कि वो आइडियाज डेवलप कर सके, जिससे कि जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए जो है वो आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो स्कैम्पर क्या है, एक्रोनिम है विथ ईच लेटर स्टैंडिंग फॉर एन एक्शन वर्ब व्हिच इन टर्न स्टैंड फॉर ए प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिव आइडियाज। तो इसमें जो है स्कैम्पर एक एक्रोनिम होता है जिसमें कि एक्शन वर्ब होता है, यानी कि अगर आप ये काम करेंगे, आपको ये काम करने के लिए कहा तो वो काम करेंगे तो आप जो है एक क्रिएटिव आइडियाज डेवलप कर सकते हैं। जैसे एस से मतलब सब्सटीट्यूट, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सब्सटीट्यूट ढूंढिए, जो प्रोडक्ट है उसका सब्सटीट्यूट ढूंढिए। सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे तो आप प्रोडक्ट में मॉडिफाई कर सकते हैं कि सब्सटीट्यूट अवेलेबल ना हो, या फिर आप जो कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। कंबाइन, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट है, कंबाइन करके देखिए कि कुछ नया आ सकता है, यानी कि कुछ नहीं है तो आपके पास 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, उनको कंबाइन करके नया आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। अडॉप्ट करके नया आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई करके उसमें कुछ चेंजेस ला के आप जो है न्यू आइडियाज डेवलप कर सकते हैं। पुट एंड टू अनदर यूज, यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसको दूसरे यूज में डालिए तो हो सकता है वहां से कुछ आइडिया आ जाए आपको। एलिमिनेट, कुछ निकाल के उसमें से देखिए कुछ नया कॉन्सेप्ट बन सकता है, या फिर रिवर्स, उल्टा करके देखिए, जो भी है उसको उल्टा करके देखिए तो वो भी आपके पास कुछ नया आइडिया आ सकता है। इसी तरीके से है साइनेटिक्स। साइनेटिक्स में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी होती है, जहाँ पे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो अनअवेयर होता है सब्जेक्ट के बारे में कि उससे किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, वो अनअवेयर होता है और अपने आइडियाज उसमें जो है वो बताता रहता है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी दैट स्टिमुलेट थॉट प्रोसेस ऑफ विच द सब्जेक्ट में भी अनअवेयर, उसको अवेयरनेस होती नहीं है। वहीं पे जो नेक्स्ट मेथड दैट इज द 5W+H मेथड। यहाँ पे आपको सभी को बताओ 5W, यानी कि हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। H हो गया, 5W और H। तो इसके थ्रू भी जो है आप जो है आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन पूछेंगे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, तो इन सब से भी जब आप क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से फिर ग्रुप से, तो आपके पास जो है डिफरेंट आइडियाज आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी, जहाँ से आप जो है कोई भी आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक मेथड होता है स्टोरी बोर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आर प्लेस टू लुक लाइक दैट ऑफ कार्टून स्ट्रिप। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक कार्टून के फॉर्म में जो है वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को दिखाया जाएगा, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप जो है एक स्टोरी डेवलप कर दिया, देन स्टोरी इज बीइंग डेवलप फ्रॉम इट। और जो है डिफरेंट डिफरेंट कलीग्स होते हैं, आइडिया आर बीइंग टेकन फ्रॉम एवरी कलीग, सभी कलीग से आइडिया लिया जाएगा और फिर उसके बाद स्टिकी नोट जो है वो बोर्ड पे प्रेस कर दिया जाएगा और फिर सबको एक समराइज फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा और एक आइडिया जनरेट किया जा सकता है इससे। तो डिफरेंट मेथड होते हैं आइडिया जनरेशन के, आप कोई सा भी मेथड यूज करके जो है आइडिया जनरेट कर सकते हैं।
कोई भी एंटरप्रेन्योर तभी सक्सेसफुल होगा जब उसके एनवायरनमेंट में आसपास में जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उसको वो आइडेंटिफाई कर सके और स्टेप्स ले कि जो है गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करेगा और उस अपॉर्चुनिटी को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेगा, तभी जो है वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो सकता है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि एन इकोनॉमिक आइडिया व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज, अर्न प्रॉफिट एंड इंश्योर फर्दर ग्रोथ। यानी कि आइडिया एक ऐसा आइडिया जिसका यूज करके आप जो है एक इंटरप्राइज, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हैं और वहां पर जो है प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को और उसके जरिए प्रॉफिट अर्न करेंगे और फ्यूचर में फर्दर ग्रोथ भी करेंगे। तो उस आइडिया को हम क्या कहेंगे? बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहेंगे। क्लियर? तो बिफोर सेलेक्टिंग एनी अपॉर्चुनिटी द एंटरप्रेन्योर हैज टू इंश्योर टू थिंग्स। किसी भी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने से पहले एंटरप्रेन्योर को दो चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला कि देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस। जिस भी प्रोडक्ट का डेवलप करने जा रहा है, जिस भी प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करने जा रहा है, उसके लिए मार्केट बहुत बड़ा होना चाहिए, जिससे कि आप जब मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो। यानी कि ये नहीं कि खाली 4-5 ही कस्टमर, नहीं, लाखों करोड़ों कस्टमर होना चाहिए उस मार्केट के लिए जिस मार्केट के लिए आप जो है गुड्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और दूसरा, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टिव। यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर जिस रेट से रिटर्न आएगा वो जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्लियर? तो कोई भी इकोनॉमिक आइडिया जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कब होगा? जब उसमें 5 एलिमेंट्स जो है वो होंगे। कौन कौन से वो 5 एलिमेंट्स हैं? पहला, अश्योर्ड मार्केट स्कोप, यानी कि उस आइडिया के लिए मार्केट स्कोप बहुत है, यानी कि वहां पर अगर आप उसके लिए प्रोडक्ट या गुड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए जो है बहुत सारे कस्टमर आपको मिल जाएंगे। एंड अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हमने बताया कि वहां पर जो है जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके लिए आपको जो है अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तीसरा, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया, यानी कि जो भी आइडिया है उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली आप सोच ही रहे हो, जब आप उसको इंप्लीमेंट करने जाते हो तो वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए उस आइडिया में। चौथा है कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू इनकैश इट, और एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। यानी कि आइडिया तो बहुत बार होता है लेकिन एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो जो है उस आइडिया को इनकैश कर सके, उस आइडिया को यूटिलाइज कर सके। एंड फिफ्थ इज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने सेलेक्ट किया है, जो भी आइडिया आपने सेलेक्ट किया है, उसका फ्यूचर में ग्रोथ किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बस वन टाइम है, इस बार स्टार्ट किया उसके बाद फिर दोबारा जब आप उसमें फर्दर कोई ग्रोथ ही नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो पुष्पिंदर सिंह है, सीईओ एंड चीफ आर्किटेक्ट है ट्रैवल खाना के, ट्रैवल खाना की क्या है, सीईओ है, चीफ आर्किटेक्ट है पुष्पिंदर सिंह। तो इनके पास ये आइडिया आया कि बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग जो है डेली ट्रैवल करते हैं बाई ट्रेन या फिर बाई बस, तो उनको जो है उनको ट्रैवल करते करते उनका मनपसंद खाना जो है उनको मिल जाए। तो ये आइडिया उनके पास आया और उसको जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनी और ये आज सक्सेसफुल रन कर रहा है। तो पुष्पेंद्र सिंह कौन है? मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में बिट्स पिलानी से और इन्होंने बीटेक जो है आईटी बीएचयू से किया। और ट्रैवल खाना जो कि ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है उसको जो है इन्होंने किया। ये जो है ट्रेन्स को ट्रैक करता है रियल टाइम में और जो है जहां पर जिस भी कस्टमर ने ऑर्डर किया होता है उनको नेक्स्ट जो है स्टेशन आने से पहले उनको खाना वहां पर उनको दे दिया जाता है। वो भी जो है फ्रेश खाना जो है, और जो खाना चाहता है पैसेंजर उसको वही खाना वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो है आइडिया है, ये आइडिया आया अपने इन्वायरमेंट को देख के। इन्वायरमेंट में क्या देखा कि भाई ट्रेन से लाखों करोड़ों पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, उनको जो आईआरसीटीसी वहां पर जो पेंट्री कार होता है उसमें जो खाना मिल जाता है, फिर जो प्लेटफॉर्म पे होता है वही उनको खाना पड़ता है। उनको जो चाहिए वो जो है एक्चुअली में डिमांड करके वहां पर नहीं मिलता है उनको, तो उस केस में ट्रैवल खाना जो है यहाँ पर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पर देखी और उनको उन्होंने इंप्लीमेंट किया और वो सक्सेसफुली रन भी कर रहा है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट से आपको आइडिया लेना है, उसको जो है इंप्लीमेंट करना है। अब बात कर लें कि ये जो आइडिया है, ये अपॉर्चुनिटी जो है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तो एन अपॉर्चुनिटी मे बी डिराइव फ्रॉम द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की क्या नीड्स है, सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसको जब आप मॉनिटर करोगे, उसको जब आप जो है वहां पर ध्यान से देखोगे, तो वहीं से आपको जो है आइडिया मिलेगा, अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी कि आप कहां पर जो है बिजनेस कर सकते हो, किस अपॉर्चुनिटी को आप जो है वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो और उसके लिए बिजनेस इंटरप्राइज सेटअप कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने देखा, पुष्पेंद्र सिंह जी ने क्या देखा कि लोग लाखों करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं, उनको फ्रेश खाना और जो वो चाहते हैं वो उनको खाना अगले स्टेशन पे आने से पहले मिल जाए, तो वहां पर जो है उन्होंने इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने उसका यूटिलाइज भी किया। क्लियर?
तो आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी? अपने सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में जो भी जिन लोग हैं, उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसको देखकर जो है आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे ओला का एग्ज़ाम्पल लीजिए, तो ओला में क्या था कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मिडल क्लास के, लोअर क्लास के, कि जो कार से ट्रैवल तो करना चाहते हैं, पर वो कार जो है परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको क्या मिला? उनके पास कॉन्सेप्ट मिला कि हम जो है कार जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहाँ पर उनको प्रोवाइड करेंगे। और आप देखिए ओला के ज़रिए जो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं बाई कार, चाहे उनके पास कार हो, चाहे उनके पास कार ना हो। तो अब ये जो नीड और प्रॉब्लम है सोसाइटी की, आपको पता कैसे चलेंगी कि हाँ भाई, यहाँ इस सोसाइटी में लोगों की ये नीड है या फिर ये प्रॉब्लम है? तो उसके लिए आपको मैगज़ीन्स, जर्नल्स, बुक्स, सेमिनार, ट्रेड शोज़, फैमिली मेंबर, कस्टमर, फ्रेंड, इन सब से जो है कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, इन सब से जो है मिलना पड़ता है। आपको यानी कि अप टू डेट रहना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, मार्केट में क्या इनोवेशन हो रहा है, क्या इन्वेंशन हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं पैटर्न्स में, सोसाइटी के, कल्चर के। तो इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके जो है आपको वहाँ पर आइडिया या फिर आपको अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी। इट हेल्प इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट रिजल्ट इन इवोल्यूशन ऑफ बेसिक आइडिया। तो इन सब के ज़रिए जो है आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगी और यहीं से जो है आपको आइडिया का इवोल्यूशन होगा। यहीं से आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि हाँ, हम इस चीज़ को जो है यहाँ पर इस चीज़ को एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं और उसके लिए जो है बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए सर्विस जो है आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको इन सभी चीज़ों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी और यहीं से जो है आपके दिमाग में आइडिया आएगा। उन आइडियाज़ को आपको एनालाइज़ करना है। उसके बाद फिर जो है आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा बेटर अपॉर्च्युनिटी होगा, राइट अपॉर्च्युनिटी होगा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरीके से जो है आप अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक टेक्निक होती है। इसका भी यूज़ करके जो है आप एनवायरनमेंट में क्या चेंजेज़ हो रहे हैं उनको जो है मॉनिटर कर सकते हो। ये जो मैगज़ीन्स, जर्नल, बुक, सेमिनार, ट्रेड शोज़, फैमिली मेंबर्स, कस्टमर, फ्रेंड, इन सब से कॉन्टैक्ट करके भी जो आप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ले सकते हैं और इन्हीं सब के ज़रिए अपॉर्च्युनिटी को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। अपॉर्च्युनिटी रिकॉग्नाइज़ करने का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में, सोसाइटी में कहाँ पर अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना, उसको जानना और उसको रिकॉग्नाइज़ करके उसको ग्रैब करना। और जो पर्सन इस चीज़ को कर लेगा वही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि अपॉर्च्युनिटी को स्पॉट करते हैं बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी नीड्स और प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं उसको एनालाइज करते हो और वहाँ पर जो है अपॉर्च्युनिटी को स्पॉट करते हो। फिर जो है इवैल्यूएट करते हो सभी आइडियाज़ को, जो भी आपको जो है नीड और प्रॉब्लम को देखकर आई, और जो है एक क्रिएटिव सॉल्यूशन जो है उसके लिए फाइंड आउट करते हो। ट्रैवल खाना, लाखों लोग जो है खाना नहीं पाते हैं सही से, गर्म खाना नहीं पाते हैं, फ्रेश खाना नहीं पाते हैं, तो उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि उनको चलते-चलते ट्रेन में जहाँ वो चाहते हैं उनको वहाँ पर खाना मिल जाए। तो ये क्रिएटिव सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। क्लियर? तो अब उसके बाद क्या किया? आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू इनोवेशन। इनोवेशन करिए, प्रोडक्ट और सर्विस को फाइंड आउट करिए और फिर जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए, प्रोजेक्ट रन करिए और सक्सेस की तरफ उसको लेके जाइए। तो इस तरीके से आइडिया को जो है वहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज़ करना है, अपॉर्च्युनिटी को रिकॉग्नाइज़ करना है और उसको ग्रैब करना है। तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मार्केट में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको आइडेंटिफ़ाई करके, उसके लिए आइडिया जनरेट करके, उसको इवैल्यूएट करने के बाद, अब जो अगला टास्क होता है, वो होता है बिल्डिंग द टीम, यानी कि लीडरशिप टीम बिल्ड करना। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि अकेला जना भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि एक पर्सन अकेला सारे काम नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से बिज़नेस को रन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर करनी पड़ती हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट को लेकर, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को लेकर, तो इन सब चीज़ को लेके वहाँ पर प्लानिंग करनी पड़ती है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे काम अकेला एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकता है। एंटरप्रेन्योर ने वहाँ पर आइडिया जनरेट कर लिया, उसके पास कॉन्सेप्ट आ गया है, बिज़नेस का क्या पर्पज़ होगा, क्या मिशन होगा, वो उसने बना लिया है। लेकिन अब उसको जो है उसके लिए जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, सपोर्टिंग जो टास्क होते हैं, उसको परफ़ॉर्म करने के लिए उसको एक टीम बिल्ड करना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या करता है? टीम बिल्ड करता है, यानी कि लीडरशिप टीम इज़ क्रिएटेड टू बिल्ड अ बिज़नेस प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान, कि बिज़नेस का प्लान क्या होगा, कैसे बिज़नेस जो अपना मिशन विज़न अचीव करेगा, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या होगा, एचआर का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, एम्प्लॉयी का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कैसे होगा और एचआर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्लानिंग बनाई जाती है इस लीडरशिप टीम द्वारा। तो लीडरशिप टीम पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। ये जो टीम बनाई जाती है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए। तो इसको डिफाइन किया है कैम एट ऑल ने
ने 1990 में उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरियल टीम इज टू और मोर इंडिविजुअल्स हु जॉइंटली एस्टैब्लिश अ बिजनेस इन विच दे हैव इक्वल फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरप्राइज। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर टीम का मतलब क्या है कि एक ऐसी टीम जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं इंटरप्राइज को बिल्डअप करने के लिए, इंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, उसको रन करने के लिए। अब यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दोनों जो लोग हैं, 2 या 2 से अधिक लोग हैं, वो इक्वल शेयर करें प्रॉफिट को, या फिर हो सकता है कि एक जो है प्रॉफिट रखे, बाकी लोगों को वहाँ पर सैलरी मिल रही है या फिर कुछ फिक्स बेनिफिट्स वहाँ पर दिए जा रहे हो। तो टीम वो तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्लियर? ये स्टार्टअप फेज पे ही बन जाती है। दीज इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट एट द प्री स्टार्टअप फेज ऑफ द फर्म बिफोर इट एक्चुअली बिगिंस मेकिंग गुड्स और सर्विस अवेलेबल टू द मार्केट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो टीम बनाई जा रही है, जिसको हम लीडरशिप टीम या फिर एंटरप्रेन्योर टीम कहते हैं, ये जो है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बनाई जाती है। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद नहीं बनती है, बिजनेस को, इंटरप्राइज को सेटअप करने से पहले, यानी कि प्री स्टार्टअप फेज में ही जो ये बनती है। जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले, यानी कि जब आप प्लान बना रहे होते हो, जब आप जो है ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाते हो, उस टाइम पे इस लीडरशिप टीम या फिर एंटरप्रेन्योर टीम की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है। तो जब भी टीम बनाई जाती है तो वहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है, जो पर्सन ये टीम बना रहा है, उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि ये टीम जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि इसके पास स्किल्स एबिलिटी होनी चाहिए, जो वही पर्पज के लिए आप जो है टीम बना रहे हो। क्रिएटिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए और कमिटेड होने चाहिए, यानी कि लॉयल होने चाहिए अपने वर्क को लेकर। तो ये जब भी टीम फॉर्म कर रहे हो तो ये जो है यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? तो अब ये जो टीम बनाई गई है, या तो आप इसके साथ मिलकर काम करेंगे या फिर आप जो है इस टीम को लीड करेंगे। तो इसीलिए जो है एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस एंड ज़ील अमंग पीपल एंड टू क्रिएट एन अर्ज इन देम टू बी लेड। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपने टीम बनाई है उसको आप लीड करते हो, उनको डायरेक्ट करते हो, उनको गाइड करते हो कि उनको किस पर्सपेक्टिव में, किस डायरेक्शन में काम करना है। तो अब इनको लीड करने का जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता था। आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में लीडरशिप टॉपिक अच्छे से डिटेल पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट जो है स्टाइल होते हैं लीड करने का। एक है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि आप जो है जो बोलेंगे वही वो काम करेंगे, यानी कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके टीम मेंबर हैं, वो आपको ओबीडिएंट होंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, जो आप कहेंगे वही वो करेंगे। वहीं पर जो दूसरा टेक्निक है, दैट इज लेसर और फ्री रेन स्टाइल। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप सबऑर्डिनेट को फ्रीडम दे देते हो कि आपको जैसे सही लगता है आप वैसे करिए। और वहीं पर डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव स्टाइल, जहाँ पर आप उनके साथ मिलकर जो है काम करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनको गाइड करते हैं। क्लियर? तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। क्लियर? अब जब आपने जो है टीम बना ली है, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बिजनेस के लिए प्लान बनाना स्टार्ट करना है, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द बिजनेस। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनाइजेशंस लीडर डिफाइन देयर विजन फॉर द फ्यूचर एंड आइडेंटिफाई देयर ऑर्गेनाइजेशंस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन होगा, क्या मिशन होगा, उनके फ्यूचर क्या टारगेट्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको जो है यहाँ पर वो बनाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। और वहीं पर जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, वो प्लान होता है कि किस तरीके से जो आपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को डिफाइन किया है, उसको कैसे आप अचीव करेंगे, क्या एक्शंस आप लेंगे, जिसके ज़रिए आपने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल बनाया है, जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए हैं, वो अचीव होगा। तो एक स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो कई सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, जैसे कि कंपनी का विज़न और मिशन क्या है, वो जो है वहाँ पर इंक्लूड करेगा। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, ईयरली ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और साथ ही साथ इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए आपका क्या प्लान होगा, किस तरीके से जो है आप अपने गोल को अचीव करेंगे, राइट डायरेक्शन क्या होगा, उस चीज़ को जो है आप यहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो है अलग-अलग टाइप के प्लानिंग करनी पड़ती है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, एंटरप्राइज़ को सेटअप करने के लिए। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन प्लान यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होगा। पहली बात तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनरशिप है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप क्या फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रक्चर कैसा होगा, वहाँ पर हायरार्की कैसी होगी, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होंगे, एचआर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी।
एम्प्लॉयी को वेजेस, सैलरी ये सब कैसे होगा, उस सारी चीज़ों का प्लान बनाना। मार्केटिंग प्लान के लिए जो है आप यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि मार्केटिंग प्लान क्या होगा आपका, प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइसेस क्या होंगी, प्लेस कैसे डिसाइड करना है, प्रमोशन कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, सेल्स प्रमोशन करना है या फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होगी, लेबलिंग क्या होगी, उन सारी चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर प्लान बनाते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्शन प्लान करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन सिस्टम कैसा होगा, प्लांट लेआउट कैसा होगा, लोकेशन कहाँ होगा, कहाँ पे आप जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, टेक्नोलॉजी कौन-सी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर प्लान बनाते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लान होता है, जहाँ पर बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पर पैसा जाएगा, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप जो है इंक्लूड करते हैं, प्लान करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर प्लान बनाना, इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्लानिंग करना ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर बिज़नेस कहलाता है कि किस तरीके से जो आपने ऑर्गेनाइजेशन का विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल सेट किया है, वो अचीव होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप जो भी प्लान बनाते हैं, जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है, उन सबको क्या कहते हो? रिटन फॉर्म में जो है वहाँ पर प्रेज़ेंट करते हो, जिसको हम कहते हैं बिज़नेस प्लान। और उसी बिज़नेस प्लान के ज़रिए जो है आप अलग-अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और उनसे जो है वहाँ पर फाइनेंस के लिए जो है एप्लीकेशन देते हैं कि उनको प्रेज़ेंट करेंगे अपना प्लान और वो जो है आपकी कंपनी में, आपके जो है स्टार्टअप में वो पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ न्यू वेंचर। देखिए, न्यू वेंचर का मतलब होता है कि कोई ऐसा बिजनेस या फिर प्रोजेक्ट जो कि अपने अर्ली स्टेज पे है, अपने डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज पे है, यानी कि रिसेंटली स्टार्टेड बिजनेस और प्रोजेक्ट जो अभी जल्द ही जो है नया बिजनेस स्टार्ट किया गया है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, तो उसको हम न्यू वेंचर कहते हैं। जैसे कि किसी ने कोई बेकरी जो है खोल ली है, या फिर कोई डे केयर खोल लिया है, या फिर कोई और दूसरा बिजनेस या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो उसको हम न्यू वेंचर कहते हैं। क्लियर? तो न्यू वेंचर को स्टार्ट करने का कुछ स्टेप्स होता है, कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि फॉलो करना होता है डिफरेंट एंटरप्रेन्योर को। तो वो कौन-कौन से स्टेप्स हैं, वो क्या प्रोसेस होता है न्यू वेंचर को स्टार्ट करने का, वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया तो होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया, यानी कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई आइडिया होना चाहिए आपके पास, क्योंकि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो आइडिया होगा, उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट बनाओगे और वही कस्टमर को सेल करोगे। कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा जिससे उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो फाइंड अ प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड मार्केट गैप टू फिल। आपको यह भी देखना है कि जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ऐसा तो नहीं कि पहले से ही कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर है और वो जो है प्रोडक्ट बना रहा है, आप भी वही प्रोडक्ट बनाओगे, सेम प्रोडक्ट बनाओगे जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बन रहा है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखना है कि बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आपको पहले मार्केट रिसर्च करना है, वहां पर एक अच्छा बिजनेस आइडिया जो है आपको वहां पर सर्च करना है। ऐसा बिजनेस आइडिया होना चाहिए जो कि कस्टमर के प्रॉब्लम को जो सॉल्व करे, कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम जो कोई और सॉल्व नहीं कर रहा हो, वो आप जो है आपका आइडिया उसको सॉल्व करे। तो आपको एक ऐसा आइडिया ढूंढना होता है। देन कंडक्ट मार्केट रिसर्च। अब जो है आपको मार्केट रिसर्च करना है, अपने कॉम्पिटिटर, कस्टमर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी पड़ेगी कि कस्टमर कौन हो सकते हैं आपके, उनका प्रोफाइल क्या होगा, एजुकेटेड है, रूरल से है, अर्बन से है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितना इनकम ग्रुप, कौन से इनकम ग्रुप को आप कवर करोगे। तो ये पूरा डिटेल जो है वो आपको वहां पर आइडेंटिफाई जो है डेटा कलेक्ट करना होगा उनसे रिलेटेड। कॉम्पिटिटर के बारे में कि कॉम्पिटिटर अगर बना रहा है तो कैसा प्रोडक्ट है, क्या एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है जैसा आप सोच रहे हो, या फिर उसका डिफरेंशिएट है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स है जो डिफरेंशिएट कर सकता है आपको, क्योंकि डिफरेंशिएशन जरूरी है। सिमिलर प्रोडक्ट बनाओगे, लोग जो है यहाँ पर कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा, तो ऐसे में आपका जो नया वेंचर है वो हो सकता है कि आगे चल के सक्सेसफुल ना हो। तो इसलिए जो है मार्केट रिसर्च करना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो आपने मार्केट रिसर्च किया होगा उसके अकॉर्डिंग क्या बनाओगे, आप बिजनेस प्लान बनाओगे कि आपके क्या गोल होंगे, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे जो है आप उस गोल को अचीव करोगे। पूरा प्लान जो है आपका किस पे डिपेंड करेगा, आपका आइडिया क्या है और आपने जो है कंपटीटर और कस्टमर के बारे में क्या डेटा कलेक्ट किया है, उसके बेसिस पे आप जो है ये चीज डिसाइड करोगे कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है, कैसे जो है कस्टमर की नीड को फुलफिल करना है और कैसे प्रॉफिट अर्न करना होगा। क्लियर? सिक्योर फंडिंग। अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो बट ऑब्वियसली बात है कि वहां पर पैसे की रिक्वायरमेंट होगी ना, तभी तो आप जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करोगे, कोई बिजनेस ऑफिस है तो उसको सेटअप करोगे और ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करोगे। भाई अकेले तो काम करोगे नहीं, एम्प्लॉय चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉय को जो है सेलेक्ट करोगे, रिक्रूट करोगे, ट्रेनिंग दोगे, उनको जो है सैलरी दोगे, तो उन सब के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। रॉ मटेरियल परचेज करो तो उसके लिए आपको जो वहां पर पैसा चाहिए होगा। तो पैसा कहां से आएगा? आप खुद का पैसा लगाएंगे या फिर एंजल इन्वेस्टिंग, क्राउड फंडिंग, बैंक, वेंचर कैपिटलिस्ट, इन सब सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे।
तो फंड्स कहाँ से आएँगे उसको जो है डिसाइड करना होता है। देन अगला प्रोसेस क्या है नया वेंचर स्टार्ट करने का दैट इज़ चूज़ अ बिज़नेस स्ट्रक्चर। आपका बिज़नेस स्ट्रक्चर कैसा होगा? यानी कि आप खुद अकेले मालिक होंगे बिज़नेस का या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करके स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर कंपनी का फॉर्म में जो है आप उसको ओपन करेंगे। क्लियर? तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो नया वेंचर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? आप सोल प्रोप्राइटर रखेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे, कंपनी बनाएँगे, शेयर्स जो है इश्यू करेंगे, क्लियर? तो बिज़नेस स्ट्रक्चर डिसाइड करना होगा। देन अब जो है आपने सारी चीज़ प्लान कर ली है कि आपका बिज़नेस आइडिया क्या है, कस्टमर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लिया, कॉम्पिटिटर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना बिज़नेस प्लान तैयार कर लिया, फंड्स कहाँ से आएँगे वो आपने जो है डिसाइड कर लिया है, उनसे बात कर लिया, कॉन्टैक्ट कर लिया, वो तैयार भी हो गए हैं। उसके बाद फिर आपने अपना बिज़नेस स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया कि आप पार्टनरशिप में या फिर सोल प्रोप्राइटर में फिर कंपनी के फॉर्म में जो है बिज़नेस को रजिस्टर करोगे। तो अगला काम क्या हो जाएगा? रजिस्टर योर बिज़नेस। आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज होते हैं तो यहाँ पर जो है सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है क्लियर तो बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जैसे कि यूपी में कानपुर में है तो आरओसी कानपुर में जो है बिजनेस को वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वहां पर एमओए एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की पूरी डिटेल कौन डायरेक्टर है सारा डिटेल जो है वहां पर सबमिट करना होता है जो है वहां पर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट करना होता है उसके बाद फिर वहां पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आप उससे रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना हो तो वो लाइसेंस या फिर परमिट अगर गवर्नमेंट से लेनी है तो वो लाइसेंस या फिर परमिट वहां पर लेना होता है क्लियर जैसे कि फूड से रिलेटेड कोई आप जो है काम कर रहे हो तो वहां पर फूड लाइसेंस लेना जरूरी है तो जो भी आपका अप्रोप्रिएट लाइसेंस या फिर परमिट लेना है गवर्नमेंट से वो लाइसेंस या परमिट आपको ले लेना है क्योंकि आगे अगर नहीं लेंगे तो आगे चल के फिर वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है तो इसलिए प्रॉपर लाइसेंसिंग प्रॉपर परमिट जो है गवर्नमेंट से लेना है उसके बाद फिर अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं और अपने जो बिजनेस की मार्केटिंग वहां पर कर सकते हैं क्लियर जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके कस्टमर जो है वो कंपनी का जो नया वेंचर है उसका प्रोडक्ट को परचेज करे क्योंकि नया वेंचर है तो नया वेंचर है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर जल्दी जो है वो आएगा नहीं जब तक उसको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा या फिर कुछ ऑफर्स नहीं मिलेंगे तो सेल्स प्रमोशन पब्लिसिटी पब्लिक रिलेशन डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का यूज करके जो है कस्टमर को वहां पर अट्रैक्ट किया जाता है आप देखते होंगे कि ऑफर्स देना बाई वन गेट वन देना 50-60% डिस्काउंट देना तो इस तरीके से डिफरेंट ऑफर्स जो है वो देकर कस्टमर को वहां पर अट्रैक्ट किया जाता है तो ये पूरा क्या हो गया ये पूरा एक नया वेंचर को स्टार्ट करने का प्रोसेस हो गया कि नया वेंचर है तो कैसे नया वेंचर शुरू होता है और कैसे जो है वो अपना काम कर रहे हैं क्लियर तो ये बात हो गई प्रोसेस ऑफ न्यू वेंचर की अब जो है नया वेंचर जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वहां पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स आती है और उस प्रॉब्लम की वजह से उन चैलेंजेस की वजह से जो नया वेंचर है वो फेल हो जाता है यानी कि नया वेंचर बंद हो जाता है तो वो हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उनको हम यहाँ पर देख लें तो सबसे पहली चीज लैक ऑफ ओरिजिनलिटी इन बिजनेस आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप मार्केट में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप पहले क्या देखोगे कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है अब कस्टमर की जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में ऑलरेडी जो है दसों प्रोडक्ट है आप भी वही प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं बट ऑब्वियस बात है कि कंपटीशन आपको ज्यादा मिलेगा जब कंपटीशन ज्यादा मिलेगा तो हो सकता है कि आगे चल के जो है आपका जो है कंपनी वेंचर बंद हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी जो है वहां पर कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं और कस्टमर जिन कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं उनको छोड़ के आपके पास क्यों आएगा नहीं आएगा क्योंकि सेम नीड फुलफिल आप कर रहे हो कस्टमर के ठीक है तो लैक ऑफ ओरिजिनलिटी इन बिजनेस आइडिया दूसरा है पुअर रिसर्च यानी कि कस्टमर के बारे में कॉम्पिटिटर के बारे में मार्केट के बारे में जो है कंपनी ने जो एंटरप्रेन्योर है उसने जो है रिसर्च अच्छे से नहीं किया और जब रिसर्च अच्छे से नहीं करेंगे तो उनके पास एक्यूरेट डेटा नहीं आएगा और जब डेटा नहीं आएगा सही से तो वो सही से प्लानिंग सही से गोल को डिसाइड नहीं कर पाएंगे सही से स्ट्रेटजीज नहीं बना पाएंगे क्लियर और ये जो रिसर्च है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है कॉम्प्लेक्स होता है तो इस वजह से भी अगर रिसर्च सही से नहीं हुआ है डेटा सही से नहीं कलेक्ट किया गया उसको एनालाइज नहीं किया गया सही से तो इसकी वजह से भी जो न्यू वेंचर है वो बंद हो जाते हैं ये चैलेंजेस है उनके सामने लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग जैसा कि हमने बताया कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कहाँ कैसे क्या करना है अगर ये सही तरीके से नहीं किया गया प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो उसकी वजह से भी जो है जो नया वेंचर है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और वो बंद हो जाते हैं आगे चल के अगली जो प्रॉब्लम है दैट इज इन्वेस्टर स्केप्टिज्म अब होता क्या है कि नया वेंचर है स्टार्ट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अब फंड्स जल्दी से मिलते नहीं है क्योंकि आप बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो आपको कोई जानता ही नहीं है क्लियर आपकी मार्केट में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है तो ऐसे में कोई आपके ऊपर क्यों रिस्क लेगा और नया वेंचर है तो नया वेंचर का बंद होने का ज्यादा रिस्क होता है तो ऐसे में
कोई अपना पैसा क्यों लगाएगा? तो ये जो है एक बड़ा चैलेंज होता है एंटरप्रेन्योर के सामने नया वेंचर स्टार्ट करते वक़्त। तो इन्वेस्टर स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बिज़नेस में, जो नया वेंचर है उसमें पैसा लगाने के लिए। तो इसी को स्केप्टिसिज्म कहते हैं। स्केप्टिसिज्म मतलब कि उनको कन्विंस करना आसान नहीं होता है। कोई भी होगा भाई, नया वेंचर है तो क्यों रिस्क लेगा? अपना इन्वेस्टर जो है अपना पैसा क्यों लगाएगा आपके वेंचर में? जब तक कि आप उसको कन्विंस ना कर सके। और सभी इन्वेस्टर को कन्विंस करना थोड़ा-सा टफ होता है, तो ये चैलेंज है। इसी तरीके से इनइफेक्टिव लीडरशिप, ये भी एक चैलेंज है। लीडरशिप, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को सही से लीड नहीं किया, तो बिज़नेस सक्सेसफुल रन नहीं कर पाएगा, सक्सेसफुली वो रन नहीं कर पाएगा और वो बिज़नेस क्लोज़ हो सकता है आगे चल के। तो ये भी चैलेंज है कि लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर। एक इफेक्टिव लीडरशिप होना वहाँ पर ज़रूरी है। इसी तरीके से पुअर ऑपरेशनल प्लानिंग, ये भी क्या है? ये भी एक चैलेंज है कि सही तरीके से वहाँ पर ऑपरेशनल प्लानिंग होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल कैसे परचेज़ किया जाएगा, किससे परचेज़ किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में किस क्वालिटी का परचेज़ किया जाएगा और क्या टाइमिंग होगी, ठीक है? जो मशीनरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मशीनरी कैसी है, लेटेस्ट है कि पुरानी मशीनरी है, क्योंकि इसकी वजह से जो है कहीं न कहीं प्रोडक्शन डिलेज़ हो जाएँगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो अगर प्रॉपर ऑपरेशनल प्लानिंग वहाँ पर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन में डिले होगा, कस्टमर की नीड्स जो है टाइमली आप फुलफिल नहीं कर पाओगे और प्रोडक्शन कॉस्ट यानी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आएगी और जब प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगी, तो बटा ऑब्वियस है कि कस्टमर कहाँ जाएगा? दूसरे के पास जाएगा जो सस्ते में दे रहा होगा। क्लियर? तो अगर पूरा ऑपरेशनल प्लानिंग है, तो इसकी वजह से भी जो है न्यू वेंचर को प्रॉब्लम्स आती है, उसको चैलेंज फेस करना पड़ता है। इसी तरीके से हाई कॉम्पिटिशन मार्केट में अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो ये भी जो है न्यू वेंचर के लिए जो है चैलेंज है और पुअर क्वालिटी, अगर क्वालिटी खराब है गुड्स की या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर इस केस में भी जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं न्यू वेंचर को। उनको कस्टमर नहीं मिलेंगे और जो है कॉम्पिटिशन ज़्यादा फेस करना पड़ेगा उनको। ऐसे में उनको जो है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर लास्ट ऑप्शन वही होता है कि वेंचर को वो बंद कर दें। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं नॉर्मली न्यू वेंचर के सामने आती हैं, वो चाहे आइडिया को लेकर हो, चाहे कॉम्पिटिटर को लेकर हो, चाहे प्लानिंग को लेके हो, लीडरशिप को लेके हो, फंड्स को लेके हो कि उनको फंड्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिशन मार्केट में ज़्यादा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको न्यू वेंचर को फेस करना पड़ता है। और अगर जो एंटरप्रेन्योर है इनके लिए पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करके रखे कि और इनसे कैसे डील करना है उसकी तैयारी करके रखे, तो नया वेंचर सक्सेसफुल हो जाता है। मार्केट में उसको जो है अच्छे कस्टमर मिलेंगे और वो जो है ग्रो करेगा। और अगर इन सब चीज़ों को, इन जो चैलेंजेस हैं इनको वो फेस नहीं कर पाता है, तो न्यू वेंचर बंद हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।